Yeah, good to go. Let's start the question. So that day I was telling you कि फ्लक्स का हमें याद रखना। एक पहली बात मैं तुम्हें जो आज बता रहा हूँ, ठीक है, फ्लक्स के बारे में जो पढ़ रहे हैं ना, तो ये फ्लक्स के बारे में, ठीक है, इस फ्लक्स के बारे में अगर मैं बोलूं, यहां तक हमने एंड किया था क्लास, लास्ट क्लास याद है। और मैंने बोला था कि नेगेटिव फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स क्या होता है ये हम बाद में जानेंगे सारी चीजें, राइट। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी आप याद करो, आपको शायद से बताया गया होगा फैराडे लॉ। फैराडे लॉ जो स्टेट करता है कि अगर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आता है, ये फ्लक्स कैसा होता है, ये फ्लक्स कौन सा होता है, ये मोशनल ईएमएफ देता है, ये फ्लक्स कौन सा होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। उसमें क्या डिफरेंस आएगा, उसमें पता है डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे हम ई डॉट डी एस लिख रहे हैं ना, वहां पे बी आ जाएगा, फील्ड चेंज हो जाएगी, समझ रहे हैं। लेकिन क्या होगा वहां पे अगर हम डी फ्लक्स लिखते हैं तो यही होगा। तो इसी के लिए आज मैं आपको थोड़ा एक प्रकार से मैं थोड़े अच्छे वे में बता दे रहा हूं, लेकिन इसी का इस्तेमाल हम हमेशा करेंगे, ठीक है। आपको रिवीजन सेशंस के लिए मैं बता दूं, रिवीजन सेशंस में जो भी रहेगा, ये तो इसका कंक्लूजन है, ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन हम लोग कर लेते हैं। रिवीजन सेशंस में मैं आपको बता दूं कि हमने पहली बार देखा था कि फ्लक्स जो हमारा डेफिनेशन था, मैं हमेशा रिकॉल करवाऊंगा कि जो अगर डिफरेंशियल फ्लक्स का अगर मैं बात करूंगा तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, ये होगा, समझ में आया था। ये एस क्या है, एरिया वेक्टर है। डीएस क्या हो गया, अगर हम कोई सरफेस लेते हैं, ऐसा कोई सरफेस आर्बिट्री शेप का लिया, तो एक छोटे से किसी पॉइंट पी पे कितना एरिया है उस सरफेस का, और उसके बाद वो किस डायरेक्शन में, उसका नॉर्मल वेक्टर किधर है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, डीएस वेक्टर, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला था एक और चीज, कि अगर मान लो कि जो हमें लेना है, हमारे पास दो नॉर्मल हो सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर हम नॉर्मल लेते हैं वो डिसाइड करेंगे अभी आगे, ठीक है, लेकिन यही दोनों में से कोई एक होंगे, ठीक है। तो या तो होगा प्लस माइनस एन कैप होगा, और ये एस जो होता है मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये सरफेस एरिया, तो ये क्या होता है आपके पास एस वेक्टर बन जाता है। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। अब ये चीजें हम जानते हैं कि यहां से होता क्या है, कि जो फ्लक्स जो कहता है वो कह क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इस एरिया से कितने पास हो रहे हैं। हम उस छोटे 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 हर पॉइंट पे जो सरफेस एरिया है उसको इंटीग्रेट करते हैं, और देखो ये एक सरफेस टाइप का बन रहा है। अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट सब पे कर दूं तो एक कंटिन्यूअस शेप बन रहा है सरफेस का, ऐसे से अगर हर पॉइंट से निकालू तो ये क्या होगा, ओवरऑल इस सरफेस से कितना फ्लक्स फ्लो किया है वो हम मालूम कर सकते हैं। हमने बोला कि चलो ये जो डिफरेंशियल फॉर्म में है, जिसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन है डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमेशा पहला माइंड में ये आएगा। हमने बोला कि अब इसको क्या करते हैं, मैथमेटिक्स वे में सोचते हैं। मैथमेटिक्स क्या कहता है कि अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो हमें इसका ऐसा करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब देखो यहाँ पे दो मजबूरी, यहाँ मजबूरी पहले डॉट लेना है, डॉट प्रोडक्ट जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट के बाद जो उसका प्रोडक्ट आता है वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है, स्केलर होता है, राइट। आप हमेशा याद रखना वर्क कैसा है, वर्क कैसा क्वांटिटी है, एफ डॉट डी एक्स या एफ डॉट डी आर। अरे यार ये तो पूरा मत चढ़ो, यहाँ आर के ऊपर आवश्यक। तो ये कैसा होता है, वर्क क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट है दोनों के बीच में, तो अगर इसके इंटीग्रेट करके हम जब वर्क लाएंगे तो वो कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। सेम फ्लक्स भी होता है वैसे ही, डॉट प्रोडक्ट लिया किसी के बीच में तो वो स्केलर देता है, ठीक है। ई एक वेक्टर क्वांटिटी, एस एक वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आ गया सर। अब इसका मैथमेटिकल वे में अप्लाई कैसे करते हैं, थोड़ा सा आसान बनाते हैं सर। एक काम कर सकते हैं, ई डॉट डी एस लेते हैं, तो प्लेनर आपने बोला था एक सर, प्लेनर सरफेस, प्लेनर सरफेस मतलब सरफेस का हर पॉइंट किसी एक प्लेन में आ जाता है, जरूरी नहीं हो कि वो इसी प्लेन में है, ऐसे भी क्रॉस सेक्शनल प्लेन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस प्लेन, इस एरिया के बारे में बात करूं, इस एरिया के बारे में, ठीक है, जो इस बड़े से प्लेन में पड़ता है, तो ये कैसा है, प्लेनर है कि नहीं है, वो एक पूरा प्लेन में आ गया है कि नहीं। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि हर पॉइंट पे
हर पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको अगर हम लिखेंगे ds को, तो ऐसे लिख सकते हैं ds n कैप डॉट e। अब हम जानते हैं ये तो वेक्टर रहा नहीं, वेक्टर तो n कैप है, तो इसको क्या करते हैं, फिर इसके साथ डॉट ले लेते हैं और ds को इधर रख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे फिर दूसरी क्या हमने कंडीशंस ले ली थी, प्लेनर हो गया, दूसरी हर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी सेम है, हर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी सेम है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मान लो कि ये रहा कि इस पॉइंट पे है जो वो इस पॉइंट पे भी है, जरूरी नहीं है, लेकिन इस जो जिस एरिया का सरफेस के बारे में बात करें उसके हर पॉइंट पे ई कैसा है, सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर ये मान लो कि एक ये वेक्टर आ गया एन कैप और ई कैसा है, कांस्टेंट है, उसका कांस्टेंट है मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सबका सेम होगा। तो यानी एक हमारा ई को का कोई फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन एक इससे दिखा सकते हैं। ठीक है, सबका कांस्टेंट है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में सारे फील्ड, यहाँ पे भी इसी पॉइंट पे ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, सब सेम है, डायरेक्शन भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ई एन, एन का वैल्यू क्या होता है, एन यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ई एन का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच में एंगल कॉस थीटा ds, और क्योंकि ई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा जी। कॉस थीटा भी कैसा है, एक ही एंगल बना रहा है ना, सबके साथ ऐसे ही एंगल है। ठीक है, हमें इंटीग्रेट किसके टर्म में करना है, एस के टर्म में, तो कॉस थीटा कैसा हो गया, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, बाहर आ गया अपना। ठीक है, ये आ गया, बचा क्या, एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, बचा इंटीग्रेशन ऑफ ds, यानी एरिया ये क्या हो गया आपके पास, जितना एरिया है वो बता दो, ई कॉस थीटा ले लो। ये कैसे हमने यहां से निकाला, डेफिनेशन से स्टार्ट किया, मालूम चला ना क्या क्या कंडीशन माना, पहला सरफेस प्लेनर होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो कैसा भी हो, लेकिन प्लेनर होगा। नॉन प्लेनर का एग्जांपल सर स्फीयर, स्फीयर का देख लो सरफेस, एक प्लेन में आता ही नहीं है, ऐसा सरफेस है। अब आप बोलोगे एक प्लेन लेके आओ, इस प्लेन में डाले, तो कहोगे कि ये सरफेस बस ये वाला पोर्शन आ रहा है ना सर, ये वाला पोर्शन आ रहा है इस प्लेन में, ये वाला बस पोर्शन आ रहा है, बाकी ये वाले सब पोर्शन तो नहीं आ रहे सरफेस के। तो ये नॉन प्लेनर है, कैसा हमें चाहिए, प्लेनर चाहिए, ऐसा इसी अगर इसी प्लेन में लैपटॉप के जो हमारा स्क्रीन का प्लेन है ऐसे शेप का भी चलेगा, लेकिन ये इसी प्लेन में है सब कुछ। और दूसरा कंडीशन क्या माना, ई कांस्टेंट है, किस जगह कांस्टेंट है भैया, यहाँ पे अगर ई का वैल्यू चेंज होता है तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम कांस्टेंट किसके लिए बोल रहे हैं, जो एरिया का सरफेस का हर पॉइंट है उस पे हर का वैल्यू कांस्टेंट, तो उसके बाद ऐसा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि अगर मान लेते हैं कि दूसरी बात, अगर हम ऐसा सरफेस लेते हैं तो इसके दो नॉर्मल हो सकते हैं, सर आपने बोला था ऐसा, ये रहा, ये सरफेस से आपने नॉर्मल ले लिया, ठीक है, ये सरफेस से आपने नॉर्मल ले लिया, ये रहा, दो नॉर्मल हो सकते हैं, एक इधर से बना रहा होगा एक इधर से बना रहा होगा, तो एक को बोलते हैं इनवर्ड, एक को बोलते हैं आउटवर्ड। इनवर्ड कौन सा सर, बात करते हैं अभी बात करते हैं। इस टाइप के सरफेस को क्या कहें, ओपन सरफेस कहते हैं, नॉट क्लोज सरफेस। समझ में आया, स्टेटमेंट क्यों मैं रटवा रहा हूं, क्योंकि अभी गॉस लॉ जब बोलूंगा तो वहां पे वर्ड आएगा क्लोज सरफेस। ठीक है, सब कुछ सही भला चंगा चल रहा है, यस सर। ठीक है। तो उसके बाद अगर ओपन सरफेस होता है तो ओपन सरफेस में आपको नॉर्मल बता दिया जाएगा कि हम किस तरफ से बात कर रहे हैं। अगर मान लो कि देखो, अगर हमारे पास ये एक बार है, ठीक है, क्यों ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस में ऐसा दिक्कत आता है, ओपन में ही सर क्यों दिक्कत आता है आपको देख के मालूम चलेगा, साइंस है आप खुद ही बोलोगे। अगर मैंने यहां से इसको बीच से काटा, लो एक मिनट, ये ग्रीन कलर ले लेता हूं, अगर मैंने बीच से इसको काटा, ये लो ऐसे काटा, ठीक है, अब मैं अगर इसको ऐसे वाले सरफेस को देख रहा हूँ, इस पोर्शन को देख रहा हूँ, इस पोर्शन को देख रहा हूँ, तो इसके लिए कौन सा नॉर्मल होगा, आउटवर्ड वाला नॉर्मल। अगर मैं बोलता हूं तो आउटवर्ड वाला नॉर्मल ये होगा। अगर मैं इस पोर्शन को देखता हूं, इस पोर्शन को लेके आता हूं, ये रहा,
इस पोर्शन को देखता हूं तो आउटवर्ड इधर है, देखो ये इधर है और ये इधर है, आ रहा है कि नहीं? तो ये यानी ये सरफेस जो इसको दोनों को एक प्रकार से सेपरेट कर रहा है, उस सरफेस का दोनों डायरेक्शन हो सकता है। किसके लिए? अगर वो ओपन सरफेस है तो, लेकिन क्लोज में नहीं होगा। देखो ये सॉलिड क्या है, क्लोज है। मैं अब कैसे बोलूंगा आउटवर्ड वाला एरिया कैसे होगा? मैंने क्या बोला था, उस एरिया का पॉइंट अगर यहां पे मैं लेता हूं तो ये क्या है, सिस्टम के अंदर का पॉइंट से सिस्टम के बाहर की ओर जाने का पॉइंट वाले डायरेक्शन को क्या कहते हैं, आउटवर्ड। तो ये क्लोज सरफेस में हो सकता है, क्लोज सरफेस में हम बोल सकते हैं कि ये अंदर वाला पोर्शन है और ये बाहर वाला पोर्शन है। लेकिन ओपन सरफेस में हो सकता है क्या? ओपन सरफेस में किसी ने बोल दिया, ये ले लो ना, ये रहा ये सरफेस, अगर खाली मैंने यही बना दिया, अब ये मालूम है ही नहीं कि ये इसका पार्ट है कि इसका पार्ट है, इसका पार्ट है कि इसका पार्ट है। अगर इसका पार्ट है तो नॉर्मल ये आ रहा है, इसका पार्ट है तो ये आ रहा है। तो ये ओपन सरफेस होते हैं, तो इसमें आपको डायरेक्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो ये वाला अगर आप देखोगे कि पॉजिटिव फ्लक्स और निगेटिव फ्लक्स, ये तब काम आता है जब आप क्लोज सिस्टम, क्लोज सरफेस होगा तो उसमें क्या कह सकते हैं। अगर क्लोज सरफेस होगा, चलो ये देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आगे देखता हूँ। हाँ, अगर क्लोज सरफेस होगा, अगर मान लो क्लोज सरफेस हुआ, तो अगर फील्ड लाइंस, देखो एरिया वेक्टर इधर हो गए और फील्ड लाइंस ऐसे फ्लो कर रहे हो, सपोज करो आपको, अच्छा मैंने आपको तो एग्जांपल प्लेनर में दिया था ना, तो आपको ऐसे दिखाता हूँ, चलो चलो ऐसे दिखाता हूँ। ये एक प्लेन में एक ऐसा सरफेस है, ठीक, ये एक प्लेन मान लेते हैं, ठीक है। इस प्लेन में ये एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पे क्या है, ये एक प्लेन का ये एक एरिया हमने लिया, ये एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इस प्लेनर एरिया का जो इस प्लेन में पड़ रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई फील्ड लाइंस है, तो ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये रहा। अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं, मान लो इसको 3D ऑब्जेक्ट बना दूं, ऐसा कोई सॉलिड ऐसा बन रहा है, ऐसा सॉलिड का पोर्शन है ये एक सरफेस, ऐसा एक सॉलिड का पोर्शन है, ये रहा ऐसा सॉलिड का पोर्शन ऐसा, ठीक है। उसका ये एरिया है, सपोज करो हमने क्रॉस सेक्शन काटा है उसका, ये ऐसा कोई एक पत्थर था, कोई शेप का ऐसा पत्थर था, ठीक है, ऐसा कोई पत्थर था, ठीक है, ऐसा पत्थर था। ये वाला मैंने एक प्लेन लाके बीच में काट दिया, ठीक है। अब ये वाला जो सरफेस पड़ रहा है, ये वाला, ये इसकी जो बाउंड्री है, अब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये रहा अंदर का मटेरियल, ये रहा बाहर का मटेरियल, तो ये रहा डायरेक्शन इसका आउटवर्ड। अब मैं बोलूं फील्ड लाइंस इधर से ऐसे गुजर रही है, ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में एंगल क्या होगा, कम होगा, एक्यूट होगा। एक्यूट में कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, अगर आप ये देखो कॉस थीटा का वैल्यू, एक्यूट मतलब क्या हो, लेस देन 90 डिग्री, पॉजिटिव है कि नहीं? ये कॉस थीटा का यही ग्राफ होता है ना, अरे हाँ या ना बोलो, कॉस थीटा का यही ग्राफ होता है ना। यस सर। ये हो गया y और ये हो गया s, y इक्वल टू कॉस एक्स, यही ग्राफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर 90 डिग्री से कम है, यहाँ फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, मान लो ऐसे फील्ड लाइंस आ रही है, सबका सेम है, सबका फील्ड लाइन सेम है। अगर मान लो ऐसा लिया, सरफेस एरिया इधर है, तो ये देखो 9 थीटा जो बन रहा है वो एक्यूट में बन रहा है, नहीं पॉजिटिव है। अगर मैं यही काम इधर पे देखता हूँ, इधर पे इसके इस सरफेस पे देखता हूँ, इसको काट देता हूँ, यहाँ से काट दिया, और ये सरफेस एरिया पे देखता हूँ, डायरेक्शन इधर, फील्ड लाइंस कैसे इधर जा रही है, जो कि हमने पहले ही बना दिया है, सबका सेम है ना भैया, सेम है ना, सबका आ रहा है। देखो ऐसे ही फील्ड लाइंस अगर इसको देख रहे तो इसका अर्थ क्या है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया वेक्टर इधर, फील्ड लाइन इधर, इसका अर्थ क्या हो गया, ये जो है हमें बताता है कि अगर ये 90 डिग्री में है तो ये फ्लक्स कैसा है, इनवर्ड फ्लक्स है। ये देखो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव अगर आ रहा है, सॉरी निगेटिव जो आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास निगेटिव था ना, हमारे पास फील्ड लाइंस इधर, आगे देखो फील्ड लाइंस इधर, फील्ड लाइंस इधर, और ये अलग, ये यहाँ तो 180 बना रहा है, 180 ना हो कभी भी कुछ थीटा बना दे जो कि ऑब्ट्यूज होगा, इसके बीच में पड़ेगा, यहाँ पे π/2 से पाई के बीच में कुछ ऐसा पड़ेगा, तो यानी निगेटिव है। निगेटिव है तो देखो, निगेटिव है इसका अर्थ क्या है, फ्लक्स क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है उस सॉलिड बॉडी में, और जहां पे पॉजिटिव आ रहा है यानी फ्लक्स आउट, उसमें से निकल रहा है, रेडिएट कर रहा है। तो ये बात समझ लेना, फ्लक्स एक फिजिकल
क्वांटिटी में स्केलर है, लेकिन इसका डायरेक्शन हम कैसे बताते? डायरेक्शन नहीं होता है एक्चुअली, उस सरफेस से बाहर आ रहा है। किस सरफेस से? क्लोज सरफेस से। ओपन सरफेस से नहीं कह सकते, ओपन सरफेस से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, कह सकते हैं कि जो आपने जो नॉर्मल वेक्टर लिया है उसके अलोंग वाला है, उसी के अलोंग वेक्टर फील्ड लाइंस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो हमें बता, वो एक आइडिया दे सकता है। ठीक है, इसका आगे देखो क्लियर होगा। ठीक है, चलो मैं इसका एक क्लियर करवाता हूँ। ये हमने देख लिया, ई ए कॉस थीटा आ जाएगा, ये वाला जो हमने किया, ये वाला जो किया हमने। ठीक है, ये देखो, ये डीएस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए ही तो बनेगा। ठीक है, और ये ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अभी हल्का सा कंफ्यूजन होगा, इसको एग्जांपल देखेंगे तो हो जाएगा। आया क्या नहीं आया बताओ? कोई दिक्कत आ रही है यहां तक? नो सर। ठीक है, अब चलो देखो, अब आगे देखते हैं। हमने एरिया वेक्टर्स में देखा, अब ये देखो हमारे पास क्या है, ये एक सरफेस दे दिया। ठीक है, और ये सरफेस दे दिया। अब इसके अलावा हम देखते हैं, हमारे पास ये भी सरफेस दिए गए, बहुत सारे सरफेस दिए गए। ये कैसे सरफेस है? ये वाला सरफेस किसमें? एक्स और वाई प्लेन में है। दूसरा वाला सरफेस कहाँ पे है हमारा? वाई और जेड प्लेन में। तीसरा वाला जेड और एक्स प्लेन में। समझ में आ रहा है ना? अब मैं चाहूं, अगर मैं बोलूं ये वाला प्लेन से दो नॉर्मल जा सकता है, इनवर्ड और आउटवर्ड। अगर यही अगर क्लोज कर दूं, यानी इसको क्यूब बना दूं, इसको क्यूब बना दूं, तो आप बोल सकते हो ना, इसको मैं ऐसा क्यूब बना दूं, ऐसा टाइप का। ठीक है, हाँ ऐसा क्यूब बना दूं, ऐसा बन रहा है जो क्यूब। तो इसके बाद आप कुछ बोल सकते हो कि ये इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। लेकिन अगर ऐसा सिर्फ सरफेस दे दूं तो कुछ नहीं बोल सकते हो। दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला वेक्टर क्या हो गया है, ये इनवर्ड वाला नॉर्मल है। ये कैसा है? आउटवर्ड वाला नॉर्मल है। अगर सॉलिड में जो हम कैलकुलेट करेंगे, कौन सा नॉर्मल लेंगे? आउटवर्ड वाला। समझ में आया ना? तो यहाँ पे अगर हम इसका डायरेक्शन देखेंगे, इस प्लेनर वेक्टर, देखो ये वाला प्लेनर का अगर दिखाते हैं, तो एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो गया, आई कैप। ये वाला अगर इस डायरेक्शन से देखेंगे तो एरिया तो वही रहेगा, सिर्फ नॉर्मल का डायरेक्शन हमने बोला था कि चेंज हो सकता है। क्यों? दो पॉसिबल है परपेंडिकुलर लाइंस किसी सरफेस से। ठीक है, इसका देखो ये क्या होगा, ए स्क्वायर किसके अलोंग है, ये डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर उसको क्या नाम देते हैं? जे कैप। समझ में आ गया? अगर आ गया है तो ये देखो, जरूरी नहीं है कि कैसा है, मैंने बोला था प्लेनर होना चाहिए। ये सर्कल भी तो प्लेनर ही है, एक प्लेन में एग्जिस्ट करता है। जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल ही हो। ये देखो सर्कल आ गया, तो इसका क्या होगा, पाई इसका ए रेडियस है, याद रखना। ये इसका ये क्या है, लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर। यहाँ ए है रेडियस, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर, पाई ए स्क्वायर। यहाँ पे आर इसका ए है तो। और डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? इसके ऊपर नॉर्मल, प्लेनर वाले के ऊपर, कोई भी प्लेनर के ऊपर एक नॉर्मल लाइन रख देंगे। देखेंगे कि उस नॉर्मल लाइन के अलोंग एक इधर भी पॉसिबल हो जाएगा, एक इधर भी पॉसिबल हो जाएगा। हमें जो लेना है वो आउटवर्ड वाला लेना है। लेकिन ये तब मालूम चलेगा जब वो सॉलिड होगा, सॉलिड का पोर्शन होगा, तो तभी हम बोल सकते हैं कि ये इनवर्ड जा रहा है या आउटवर्ड जा रहा है। लेकिन अगर फ्री सरफेस होगा तो वो आपके पास दिया हुआ होगा कि उसका डायरेक्शन कहाँ लेना है, किसको, एन कैप को, कौन से एन कैप को मानना है। ठीक है, दो पॉसिबल होंगे, एन और माइनस एन कैप। तो किसको आपको मानना है कैलकुलेट एरिया वेक्टर के साथ। ठीक है, एरिया सेम रहेगा, देखो ये एरिया सेम रहेगा, पाई आर, पाई ए स्क्वायर ये भी रहेगा, जे कैप के साथ भी रहेगा, पाई ए स्क्वायर माइनस जे के साथ भी रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ प्लेनर में होता है। अगर नॉन प्लेनर होगा तो हर पॉइंट पे नॉर्मल अलग अलग आएगा, हर पॉइंट पे नॉर्मल अलग अलग आएगा, याद रखना। ये सिर्फ प्लेनर में बन जाता है कि सब पॉइंट पे नॉर्मल सबका सेम हो जाता है। इसी के लिए मैंने दो कंडीशंस पहले ही बता दिए थे, पहला प्लेनर, दूसरा ई सबका हर पॉइंट पे इक्वल होगा। जब ई मैं बोल रहा हूं इक्वल होगा तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों चीज को इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो अगर हम ये हो जाएगा, तो अगर प्लेनर होगा तो हमें एन कैप मिल जाएगा। हम अगर प्लेनर होगा तो हम ऐसे लिख सकेंगे डीएस वेक्टर को, डीएस वेक्टर को ऐसे लिख सकेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इंटू एन कैप, ऐसे फॉर्म में लिख सकेंगे।
ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ बेटा, अगर ये आपको आया तो। ये देखो ई जो है यहाँ पे दे रखा है ब्लू कलर की लाइन से, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, रीड आउट कर दे रहा हूँ। अ स्क्वायर सरफेस ऑफ लेंथ एल, सो दिस इज द गिवन, दिस लेंथ इज एल, is placed in a uniform electric field. I said it, uniform electric field, it means both magnitude and direction. I agree upon that, sir. ये देखो ये फील्ड लाइंस जो जा रहा है ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस को दिखा रहा है, ठीक है। एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन, एक्टिंग एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन, ये रीड आउट कर लेना, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। याद रखना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, जो सुनो मेरी बात, what is the angle theta, but with whom, with the horizontal side, the electric flux linked to the surface in unit दिया हुआ है, आप ऐसे मान लो ऐसा यूनिट में निकालना है, ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है, तो आपको ऐसा यूनिट में निकालना है इज। अब आप ट्राई करो 2 मिनट, जो गलती सही जैसा करना है करो, लेकिन करो सब बैठ के, ठीक है, ट्राई करो इसको। मैंने बस कुछ कुछ पॉइंट हाईलाइट किए हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ वो थीटा आप याद रखना, वो थीटा मैंने किसके बीच में बोला था वो याद रखना, ये किसके बीच में दिया हुआ है वो याद रखना, इसका लेंथ क्या दिया हुआ वो याद रखना, क्या एक यूनिफॉर्म फील्ड है, हाँ वो याद रखना, बाकी सब आप करो, ठीक है। और आंसर करो चैट बॉक्स में। कर रहे हो ना? अरे सो तो नहीं गए तुम लोग, तुमने जैसे ही बस क्लास में ज्वाइन करके अब ऐसे तो नहीं कर रहे हो बैठ के? अच्छा करो करो। देखो आंसर भी आ गया हमारे पास, फर्स्ट आंसर आया है, अच्छा शिट, नो सर आया है आंसर, ठीक है श्वेता करो करो, कोई बात नहीं। अरे अभी तक एक आंसर भी नहीं आया, कुछ तो ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अरे किसी का आंसर नहीं आ रहा अभी तक। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो इस बार नहीं, लेकिन नेक्स्ट बार मैं नहीं छोड़ूंगा, नेक्स्ट बार ट्राई करना है, ठीक है। देखो ये बोला सरफेस लेंथ एल दे रखा है आपके पास, प्लेस्ड इन क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये फील्ड लाइंस दे रखा है ना, ये फील्ड लाइंस है ना आपके पास जो दे रखे हैं, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इस प्लेन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सबका सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सर समझ जाते हैं, ये रहा सर। होता क्या होगा यहाँ पे देखो सबका फील्ड लाइन सेम है, मतलब ये रहा, यहाँ पे इस पॉइंट लेते हैं पॉइंट ए, जो कि इस सरफेस का पार्ट है कि नहीं, जो स्क्वायर है हमारे पास जो सरफेस है। अब इसके अलावा हमने क्या बोला है, फील्ड लाइंस के टेंजेंशन के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर मैंने ये रहा ये फील्ड लाइंस बनाया है, यहाँ मैं बोलूँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगा, आप बोलोगे कि अलोंग द टेंजेंट ऑफ दिस लाइन। होता है कि नहीं, प्रॉपर्टीज में पढ़े कि नहीं हमने? अगर ऐसा होता है तो स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट इस पॉइंट पे कैसे ड्रॉ होगा, वो उसी लाइन पे एग्जिस्ट करता है। स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट याद रखना, इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं स्ट्रेट लाइन पे कोई एक पॉइंट पी है, इसके अबाउट आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो बोलोगे यही रह गया टेंजेंट,
क्यों सर? टैंजेंट का आप डेफिनेशन ही बताते हो, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों को अगर एकदम एकदम क्लोज आ जाए और वहां से एक लाइन गुजार दे तो वही तो होता है टैंजेंट। तो स्ट्रेट लाइन पे कोई दूसरा पॉइंट ले तो हमेशा दो पॉइंट हमेशा उसी लाइन पे तो एग्जिस्ट करेगी, वहां से वही स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो यानी यहाँ पे सबके डायरेक्शन ऐसे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, और सेम है, यानी मैग्नीट्यूड में सबके सेम होंगे, यहाँ पे भी वही होंगे लेंथ के, इसी लेंथ के होंगे। अरे यार ये तो दिख ही नहीं रहा है, अरे ये तो ब्लू हो गया, रेड ले लेते, ठीक है। यहाँ देखो इसी लेंथ के होंगे, इसी लेंथ के होंगे हर पॉइंट पे, डायरेक्शन भी सेम, याद रखो इसी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जो पॉइंट पे सरफेस पे देखोगे सब पे सेम। चलो ये वाला कंडीशन हमने देख रखा है सर कि अगर हमारे पास प्लेनर है, स्क्वायर एक प्लेनर है सरफेस, ठीक है सर, हर पॉइंट पे दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ठीक है सर। तो यानी सर क्या हो गया, आप बोल दोगे इसको हो जाना चाहिए ई ए कॉस थीटा के हिसाब से, ए क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, एंगल है ये थीटा, ये हो जाएगा ई एल स्क्वायर कॉस थीटा। आगे आंसर है कि नहीं, यही है कि नहीं आंसर, बताओ। यस सर। अरे आंसर नहीं, नहीं है आंसर ये, अरे नहीं है ये आंसर, ये हमने तुम्हें धोखा कर दिया। देखो आंसर क्या है, मैंने बोला इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये देखो ना परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो ये होगा देखो डॉट या क्रॉस फॉर्म में होगा। अरे ये प्लेन से निकल रहा होगा वो होगा ना उसके ऊपर नॉर्मल, नॉर्मल थोड़ी उस प्लेन में लाई करता है। हमने क्या बोला था, ये ऐसा ड्रॉ किया था ये सरफेस, तो कैसा ड्रॉ करते थे, इसके परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ करते थे ना, तो ये होगा ना सरफेस, ये देखो ये होगा ना, ये होगा ना ऐसे डॉट फॉर्म में, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, इनवर्ड से आ रहा होगा या तो आउटवर्ड जा रहा होगा, आउटवर्ड जा रहा होगा मेरे तरफ आ रहा होगा डॉट लगा दिया मैंने, इधर जा रहा होगा उस अपोजिट तो क्रॉस लगा दिया। अरे भाई ये मैग्नेटिक फील्ड में मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपके ये दे रखा है कोई प्लेन, तो इसके इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, अगर इस प्लेन में है, इस प्लेन जो नॉर्मल होगा या तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ देखो ये अगर आपके साथ ये रहा, मेरे पास ये एरिया है स्क्वायर बना हुआ है, इसके परपेंडिकुलर ये रहा मेरा, या ऐसा होगा नॉर्मल, तो ये देखो ये प्लेन आ गया और ये हुआ ना नॉर्मल इसका, देख रहे हो, तो ये क्या बना रहा है एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा एंगल बना रहा है, कितना डिग्री है इसका। अगर मैं इसका नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करूं तो इसका नॉर्मल कैसे, थोड़ा ऐसे देखो ये कितना एंगल बना रहा है, ये प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहा है। फील्ड लाइंस किसमें है, प्लेन में है, यानी प्लेन के अगर फील्ड लाइंस प्लेन में है तो ये प्लेन से 90 डिग्री बना रहा है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं ये फील्ड लाइन से भी 90 डिग्री बना रहा होगा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, π/2। अरे बोलो, हाँ या ना बोलो यार, बोलो बोलो, समझ में आया ये बात, ये आपको मैंने क्या बोला, ई जो कॉस थीटा याद करो वहां पे हमने कहा लिया था भाई, ये वाला जो डेरिवेशन आपको करवाया था, देखो यहाँ पे जो आपको छोटा सा डेरिवेशन करवाया था, जल्दी जल्दी में, बहुत जल्दी करवाना पड़ता है हम लोग को डेरिवेशन, देखिए हाँ ये देखिए, ये क्या बोल रहे थे, ई डॉट डी एस स्टार्ट किया था, हमने बोला था प्लेनर है तभी तो ऐसे लिख पाते हैं, प्लेनर है तभी तो ऐसे लिख पाते हैं, एन कैप बाहर निकाल लेते हैं, पूरे सारे पॉइंट पे सेम ही एन है, तो एन कैप आ गया इधर, डीएस एरिया अपना इंटीग्रेट करके बता देना कि कितना एरिया है उसका सरफेस का, एन कैप के साथ है ना ई का डॉट प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है तो वो थोड़ी बोल रहे हैं कि ये इस हॉरिजेंटल के साथ या इस वर्टिकल के साथ, नहीं भैया, ना उस प्लेन में, उस प्लेन के अबाउट जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ई जो बना रहा होगा उसके बीच में एंगल देखेंगे, ठीक है। अरे हाँ या ना बोलो, तो मैंने कुछ ऐसा गलत पढ़ा दिया क्या, तो आंसर क्या होगा बताओ, हाँ देखो आया ना, सबको जीरो आंसर आता हुआ दिख रहा है कि नहीं, यस सर। अरे नहीं दिख रहा तो बताइए, हम बताएंगे फिर से, ठीक है, लेकिन शर्माइएगा नहीं, क्वेश्चन पूरा करके जाना है, ठीक है, तभी एग्जामिनेशन हॉल में होगा। और दूसरी बात, चलो अब इसमें से ये देखते हैं,
हमने क्या बोला कि एक सरफेस से कितना फील्ड लाइंस गुजर रहा है, उसके लिए फील्ड लाइंस इसके अलोंग हो गया तो गुजर कहां से रहा है भैया? तो फ्लक्स तो जीरो होना ही था। आपके वचन से ही मालूम चल जाना चाहिए था हमें कि फील्ड लाइंस गुजर कितना रहा है उस सरफेस से, उसमें कितना, उसमें बह रहा है, मुझे क्या मतलब, गुजर कितना रहा है उससे वो मतलब है, उसमें कितना बह रहा है उस प्लेन में मुझे क्या मतलब। फ्लक्स उसका नहीं होता है। फ्लक्स क्या है? जो रेडिएट हो रहा, आउटवर्ड या इनवर्ड जो हो, उस सरफेस से इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, लेकिन उस सरफेस को ऐसे मतलब छोड़ के जा रहा हो या तो उसके अंदर आ रहा हो। ठीक है कि नहीं? अगर है तो देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताना। देखो यहाँ देखो, ए क्या बोल रहा है, फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर जीरो आ गया। ठीक है भैया। अब देखो 3D ज्योमेट्री के हिसाब से, अब हमने क्या बोला था, हमने कोई भी सरफेस लेके आ रहे थे। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था आपको कि हमने सरफेस जो पढ़ा था वो सर आपने कोई भी सरफेस दे दिया था, अभी मतलब डिसाइडेड नहीं होता था, उसके हिसाब से आप बोलते थे कि अगर इसका, अरे यार तुम, हाँ, ये बोला था कि सर कि आप किसी के हिसाब से देख लोगे, यहाँ पे इसका एन इधर भी हो सकता है, एन इधर भी हो सकता है अगर ओपन सरफेस है तो। लेकिन अगर इसी को मैं क्लोज बना देता हूँ, यानी किसी सॉलिड का सरफेस बना देता हूँ इसको, किसी सॉलिड का सरफेस बना देता हूँ, तब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, अगर आप एन जो ले रहे हो, एन कैप, उसको आप डिफाइन कर दिए आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, तो अब इसके साथ काम चल सकता है। यहाँ पे हो जाता है, सॉलिड में हो जा रहा है, इनवर्ड और आउटवर्ड हो जा रहा है। और आप जब यहाँ पे बता रहे हो कि ये एन जो लेना है, अब हमें आउटवर्ड वाला लेना है, तो हमें इससे मालूम चल जाएगा कि अगर वो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो कितना फ्लो आउट हो रहा है। ठीक है, कितना यहाँ से बाहर निकल रहा है फ्लक्स, कितना फील्ड लाइन से निकल रहे हैं यहाँ से। और इधर अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखो, ये एरिया वेक्टर इधर, फील्ड लाइंस इधर जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ, कि कितना फील्ड लाइंस उसके अंदर जा रहे हैं, इस क्यूब के अंदर, इस क्यूब के अंदर। ठीक है, तो चलो अब 3D सॉलिड में देखते हैं। 3D सॉलिड में क्या होता है कि आउटवर्ड नॉर्मल जो होता है वही कंसीडर किया जाता है एरिया वेक्टर के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये आउटवर्ड वाला नॉर्मल, ये आउटवर्ड वाला नॉर्मल, ये क्यूब का फेस देखो है कि नहीं, बताओ, ये इधर होगा तो यहाँ पे अब नॉर्मल बना रहा होगा इसके साथ, इस सरफेस के साथ, और ये है तो इस नीचे वाले के साथ नॉर्मल बना रहा होगा, बन रहा है कि नहीं। अब यानी हम दूसरा सरफेस जिसको बात कर रहे हैं वो क्या है, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस मतलब, क्लोज सरफेस का अर्थ होता है कि किसी भी सॉलिड, किसी भी सॉलिड का सरफेस अगर हम लेते हैं, सॉलिड का सरफेस, तो वो होगा क्लोज सरफेस। ठीक है, इन मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि अगर एक पॉइंट से चले तो उसी पॉइंट पे फिर से वापस आ सकते हैं, अगर उसी सरफेस के अलोंग मूव करते गए तो वैसा सरफेस क्या हो गया, क्लोज सरफेस। समझ में आ गया? इसी के लिए इसको कहते हैं क्लोज सरफेस। ठीक है, और ये कैसे, किसमें पॉसिबल होता है, सॉलिड में। यानी सॉलिड में क्यों होता है भाई, तो अभी तो हम कह पाते हैं कि ये रहा इसका अंदर का स्पेस, ये सिस्टम कहलाएगा, और ये रहा इसका सराउंडिंग कहलाएगा। और हम बता सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर अगर फील्ड लाइंस होंगे तो इस सरफेस, इस सॉलिड से एक पोर्शन से जा रहे होंगे और एक से निकल रहे होंगे, तो ये वाला जो कैलकुलेशन होगा वो इनवर्ड्स वाला दिखा देगा और ये आउटवर्ड्स वाला दिखा देगा। ठीक है, तो सॉलिड में हम, सॉलिड के जो सरफेस होते हैं उसके नॉर्मल डिसाइडेड रहते हैं, उसमें दो वाले कंफ्यूजन नहीं आता है। ठीक है, चलो, अगर ऐसा होता है तो देखो, द फ्लक्स इंटरिंग द सरफेस इज टेकन टू बी नेगेटिव। हाँ सर, जानते हैं सर,
ये आपने बताया ना अभी, देखो ये है ना, अगर ये देखो फील्ड लाइंस, अगर हट जाओ भैया यहाँ से, उनको देखने दो, ये देखो फील्ड लाइंस जा रहा है, देखो फील्ड लाइंस घुस रहा है घुस रहा है घुस रहा है। तो अगर निगेटिव है, ये देखो एरिया वेक्टर इधर और फील्ड लाइंस इधर, तो ये क्या बना रहा है, ये इसी डायरेक्शन में अगर फील्ड लाइंस है तो भैया देखो फील्ड लाइन अगर कभी जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, फील्ड इंटेंसिटी इसी के अबाउट दे देंगे, टेंजेंट होगा, और इस पॉइंट पे कोई मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन मतलब उसका लेंथ हो जाएगा उसका वो। ठीक है, और हम जान रहे हैं कि अभी यूनिफॉर्म वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे फील्ड लाइंस देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस डायरेक्शन में, ये जो लाइंस जो जा रही फील्ड लाइंस उसके टेंजेंशियल होगा, तो ऐसा वाले सारे फील्ड लाइन ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे यहाँ पे इंटेंसिटी। और एरिया वेक्टर कैसा बन रहा है इधर की ओर, तो 180 डिग्री, तो निगेटिव तो होना ही है, कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री -1, कॉस, हाँ कॉस 180 इज इक्वल टू -1, ऐसा ग्राफ, ये रहा पाई पे। ठीक है, अब चलो और क्या बोलते हैं, जो फ्लक्स लीव कर रहा है पॉजिटिव, हाँ सर ये देखो यहाँ से फील्ड लाइन से ये देखो जा रहा है, फील्ड लाइन से जा रहा है, ये देखो जा रहा है, और ये एरिया डायरेक्शन क्या है उसी के अलॉन्ग है, तो यहाँ cos 0 कितना होता है 1, पॉजिटिव वैल्यू। तो हाँ देखो सर पॉजिटिव आ रहा है, नहीं एरिया जो ये फ्लक्स क्या कर रहा है, लीविंग द सरफेस। ठीक है चलो ठीक है, तो ये देखो और भी सरफेस हो सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, स्फीयर है, स्फीयर कैसा है, अगर स्फीयर का कोई भी सरफेस लेता हूँ वो कैसा होगा, नॉन प्लेनर होता है, तो यहाँ देखो सबके अपने अपने होंगे, 90 डिग्री यहाँ अपना बना रहा है, ये पॉइंट अपना बना रहा है, ये पॉइंट अपना बना रहा है, यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये अपना रहेगा, अपने डायरेक्शन में रहेगा, सब अपना अपना बनाएगा, ये रहा अपना बोलेगा कि मैं भी अपना बनाऊंगा। तो क्या इसके लिए हम एन वेक्टर ऐसा वाला लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं सर, हर पॉइंट का एन कैप सबका सेम नहीं है सर, तो उसमें हम वैसे नहीं लिख सकते हैं, डी एस जो वेक्टर है उसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे, यानी ऐसे आप बोल रहे हो कि इसका अगर आप सरफेस एरिया स्फीयर का देखोगे तो सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² ही तो होता है ना, तो ऐसे नहीं लिख सकते 4πr² एन कैप वाला टाइप का नहीं लिख सकते इसे, ना ना ना, इसके सबके एन कैप अलग अलग है, सबके सेम होते तब लिख देते, ये वाले में इस वाले में चलेगा, हमने अगर ऐसा प्लेन ही ले लिया तो एक प्लेन में तो आ जाएगा ना, हाँ वो प्लेन हमेशा नॉर्मल नहीं होगा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि ऐसे हॉरिजेंटल में पड़ेगा वर्टिकल में पड़ेगा ना, हो सकता है ऐसा रहा। ठीक है, तो इसमें ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल कैसा है, प्लेनर फिगर है, हाँ तो इसका अपना डायरेक्शन रहेगा, ये देखो नॉर्थ, ये सरफेस के अलोंग, और जितना फील्ड लाइन इससे गुजर रहे होंगे, ये देखो यहाँ से फील्ड लाइन अगर मैंने बना दिया, ये सरफेस पे आ रहे होंगे, ऐसे गुजर रहे होंगे फील्ड लाइंस। ठीक है, तो हमें ये एरिया से क्या मालूम चल जाएगा, फ्लक्स, अगर हम ए कॉस थीटा कर देते हैं तो ये हमें क्या दे देगा, फ्लक्स, विद कंडीशन हमारे पास फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, और यूनिफॉर्म में मैं साफ बात बोलता हूं, यूनिफॉर्म में मतलब सिर्फ हमें इस प्लेन के पॉइंट के बारे में सोचना है, ये नहीं कि इसके आगे 10 मीटर वाले में अगर चेंज हो गया तो हमें क्या मतलब दिया वहां से, इस जो प्लेन में जो इस सरफेस में एक्चुअली इस सरफेस के हर पॉइंट पे ई सेम है कि नहीं, अगर सेम है और वो प्लेनर सरफेस है तो हम ये फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, चलो इसका अगर होता है, देखो यहाँ पे सबका एरिया अपना वेक्टर दे रखा है, सेम चीज चल रहा है, ठीक है स्टोरी, यहाँ पे देखो यहाँ पे यही चीज आ जाएंगी, आएंगी कि नहीं बताओ। अब देखो दूसरी बात, अब यहाँ पे आ गया, अगर मैं बोलूं फ्लक्स थ्रू द सरफेस, नहीं फ्लक्स थ्रू दिस सॉलिड बॉडी से कितना जा रहा है फ्लक्स, तो आप क्या कहोगे, कहोगे कि सर इसमें क्या करेंगे, जितने भी सरफेस एरिया यानी सॉलिड बॉडी का एक सरफेस होगा, उस सरफेस पे सारे के अबाउट, सारे पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, किसी के अबाउट पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी के भी अबाउट निगेटिव हो सकता है, जैसे एक क्यूब में देखते हैं, ये क्यूब का देखो तीन, ये टोटल कितने फेस होंगे, 6 फेसेस होते हैं, तो एक फेस अपना इधर एंगल बना रहा होगा, एक फेस इधर अपना बना रहा होगा, एक फेस ये अपना बना रहा होगा, एक ये अपना बना रहा होगा, ये अपना बना रहा होगा, ये सारे 6 फेस मिला के क्यूब को बनाएंगे, हाँ सर, यानी टोटल 6 फेस आएंगे, सरफेसेस आएंगे, और ये क्या बना रहे होंगे, इन रिटर्न सॉलिड क्यूब बना रहे होंगे कि नहीं,
और अगर मैं इसको कोई फील्ड में रख देता हूं, किसी फील्ड में रख देता हूं, तो मान लो कि हमारे पास जो अभी कंडीशन है वो कैसा फील्ड वाला होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा। यानी इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रहे होंगे सारे, ये वाले समझ लो ये जा रहे हैं, यही फील्ड लाइंस है, ठीक है, और सब सारे यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, मतलब यूनिफॉर्म फील्ड में हम रखे हैं, यानी सब पॉइंट पे सारे जगह पे सेम है, ठीक है, अभी हम मान रहे हैं, ठीक है ना, सारे जगह सेम है। लेकिन याद रखना जो हमने डेरिवेशन करवाया था, ये तो एक आपके लिए एक्स्ट्रा, मतलब एक क्या कहते हैं, चेरी ऑन द केक वाली चीज बात हो गई। हमने क्या बोला था कि सरफेस पे कांस्टेंट होना चाहिए, इसने बोला कि नहीं सब जगह कांस्टेंट है, तो बोले कि और अच्छी बात है भैया, हमें तो सरफेस पे ही मतलब था, आपने सब जगह कांस्टेंट बना दिया, बहुत अच्छी बात है, यानी फील्ड लाइंस पूरी सेम है। तो ये देखो एक फील्ड लाइंस जा रही होगी, तो अब बताओ यहाँ पे इसके अबाउट क्या होगा, सरफेस एरिया, ये नॉर्मल, इस एरिया वेक्टर का नॉर्मल इधर होगा, आउटवर्ड वाला हम नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे सॉलिड के लिए, यस सर, ये रहा, ये फील्ड लाइंस इधर हो गए, ये 90 डिग्री बना रहे हैं, ये क्या दे देगा, जीरो, कुछ नहीं है भैया, इसी से फील्ड लाइंस जा रहा है बस, इसमें प्लेन में ही जस्ट ट्रेवल कर रहा है, प्लेन के नॉर्मल मतलब उस एरिया से, उस सरफेस से क्रॉस कितना कर रहा है वो नहीं हो पा रहा है, क्रॉस कोई नहीं कर रहा है, उसी प्लेन में बह रहा है, उसी प्लेन में बह रहा है, नहीं हमें वो प्लेन में नहीं चाहिए, उस सरफेस में बहे मुझे वो नहीं चाहिए, उस सरफेस से क्रॉस करे वो अलग चाहिए। यहाँ देखो यहाँ पे कर रहा है, ये देखो फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, इसमें घुस रहा है, देखो। अब बताओ यहाँ पे निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो भैया बोलोगे cos 180 डिग्री निगेटिव, यहां से पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव। अब देखो दो सरफेस अब बच गए, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला, तो आप बोलोगे देखो फील्ड लाइन सर, यहाँ पे देखो फील्ड लाइन ये रहा सर, आप बनाए हो, यहाँ देखो ये 90 डिग्री तो बना रहा है सर, तो इसके कारण क्या होगा, A5 के कारण क्या आ रहा है आपके कारण, जीरो आ रहा है, A3 के कारण क्या आएगा, जीरो आएगा, ये भी तो फील्ड ऐसे ही बह रहा है ना, फील्ड ऐसे ही बह रहा है ना, और ये एरिया परपेंडिकुलर किसके अलोंग सिर्फ आएगा, A1 और A2 के अलोंग, और देखो अपोजिट है, यानी इसमें देखो ये पॉजिटिव इसके और इसके निगेटिव, तो फ्लक्स थ्रू अगर हम क्यूब निकाले तो सारे को, सारे सरफेस को हम जोड़ेंगे, लिखेंगे ऐसा, इसको मैंने क्यूब 6 पार्ट में बांटा, बताओ 6 पार्ट में क्यों बांटा, हमने 7-8 पार्ट में क्यों नहीं बांटा, बताओ, लॉजिक होता है ना सब चीजों का, साइंस में फिजिक्स में सारा का लॉजिक होता है, क्योंकि क्यूब के जो बाउंड्री है, क्यूब का जो बाउंड्री है, ठीक है ना, जो सरफेस है उसका, हमने उसको 6 पार्ट में बांटा, क्योंकि वो 6 पार्ट प्लेनर हो जा रहे हैं, हर का क्यूब का एक फेस क्या होगा, स्क्वायर, स्क्वायर तो हमेशा प्लेनर होता है ना, तो 6 पार्ट में हम इससे बांटे कि हमें प्लेनर हो जाएगा, तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गया, दूसरा तो दे दिया इसने कि यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिए हैं, तो दोनों कंडीशन फॉलो होके फिर ई ए कॉस थीटा वाला सीधे लगाते जाएंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, हमें प्रॉब्लम आ जाएगा, पूरा ऐसे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, बहुत हार्ड होता है इंटीग्रेशन, हमने इसमें कंडीशन लगा लगा के इसको इंटीग्रेशन से बाहर लाके सीधे ऐसे फॉर्मूला बना दिया, लेकिन जो डेफिनेशन जो होगा हमारा फ्लक्स का यही होता है, इसको हमने मॉडिफाई कर दिया यहां तक, ठीक है। तो इसके इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा उस क्यूब से कोई फ्लक्स फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब जितना आ रहा है उतना चला जा रहा है, कोई उसके अंदर रह नहीं रहा है, कोई भी रह नहीं रहा है, जितना आ रहा है उतना चला जा रहा है, यही अभी गॉस लॉ में भी चीजें आती जाएंगी, सिनारियो देखो चेंज होते जाएगा, कैसे कैसे मैं सॉलिड की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, गॉस लॉ की तरफ अप्रोच करूंगा, ठीक है। अगर है तो चलो एक चीज करके दिखाओ, ये देखो, ये देखो एक सिलेंडर रखा हुआ है, मैंने आपको क्या बोला, सिलेंडर में आप भैया आप कितना भी करोगे तो दो तो प्लेन सरफेस है, क्योंकि भाई सर्कल बन जाएगा, दो सर्कल तो आप कर दोगे, ये प्लेनर है, ये वाला साइड तो ये वाला जो कर्व सरफेस वाला है वो प्लेनर कभी है ही नहीं, वो प्लेनर है ही नहीं, होगा ही नहीं, लेकिन इसमें सर बेनिफिट है, इसको कैसे देखेंगे, देखो फील्ड लाइंस इधर है, ये रहा परपेंडिकुलर, फील्ड लाइंस ऐसे है, ये मान लो एक्स के अलोंग है, हॉरिजॉन्टल, सारा हॉरिजॉन्टल है, मान लो ये डायरेक्शन दिया हुआ है, तो याद देखो सब जगह क्या है 90, ये क्या है 90,
देखो यहाँ भाग भाग से सब बच रहा है, यहाँ पे सब 90 बन रहा है तब हो रहा है, लेकिन सब पॉइंट पे अलग अलग देखना पड़ रहा है हमको। इस कर्व सरफेस प्लेनर ना होने के कारण मुझे सब पॉइंट पे देखना पड़ रहा है, और मैं कह रहा हूं कि जब सब पॉइंट पे 90 है तब मैं कहूंगा इस पे 0 होगा, क्योंकि भैया ये प्लेनर नहीं है। ठीक है, तो इसके अबाउट क्या होगा, देखो अगर आता है तो वही वाली बात होगी, यहां से जितना आया पॉजिटिव उतना नेगेटिव। इसके अबाउट इसके इसके मतलब जो फ्लक्स इसके थ्रू सिलेंडर है वो 0 है। ठीक है, लेकिन मैं बोलूं इस सरफेस के अबाउट क्या 0 होगा, बताओ। इस सरफेस के अबाउट 0 नहीं है, ये पूरे सरफेस के, सॉलिड सिलेंडर के पूरे सरफेस को हमने जोड़ा है, तीनों को जोड़ रहे हैं, A1 A2 A3 तीनों के अबाउट फ्लक्स निकाल रहे हैं और उसको जोड़ा है, वो 0 आ रहा है। ये देखो ये वाला तो पॉजिटिव EA1 आ रहा है, याद रखना। काहे भैया, आप कह रहे हो सर ये रहा फील्ड लाइंस, तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होंगे, होंगे कि नहीं सारे पॉइंट पे। और ये रहा प्लेनर है सर, सर्कल है प्लेनर है, तो ये रहा इसका एरिया वेक्टर, ये येलो कलर से दिखाया हुआ। ये फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों एक साथ क्या एंगल बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं कि नहीं। cos 0 क्या होगा 1, तो क्या होगा EA1। A2 है लेकिन A2 A1 के बराबर है, ठीक है ना, ये बात याद रखिए, यहाँ पे लिख दिया A2 A1 के बराबर है तो इसी के लिए A1 लिख दिया, ताकि इसमें हम दिखा सके कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अरे हाँ या ना बोलो, अगर हो गया है तो ये निकालो, चलो इससे निकालो, ये निकाल लोगे क्या। चलो मैं करा देता हूँ, रुको 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 रुको, थम 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 जाओ, रुक जाओ। ठीक है, तो इसको करवाना पड़ेगा। चलो मैंने क्या बोला था, देखो ओके करो करो चलो करो। देखो ये मैं आपको बता रहा था, यही चीज के लिए बता रहा था, यहाँ देखो फील्ड का इक्वेशन दे रखा है, ई नॉट एक कोई वैल्यू है, आर्बिट्री वैल्यू टाइम्स एक्स इंटू आई कैप, यानी जैसे जैसे हम एक्स की तरफ जा रहे हैं, इधर पहुंच गए तो इस पॉइंट पे जा रहे हैं, अगर हम एक्स की वैल्यू, अगर इसको एक्स नॉट मान लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा बताओ, यहाँ पे होगा ई नॉट एक्स नॉट आई कैप। अगर कोई बोलेगा यहाँ से ऑरिजिन से ये चले, मान लो ऑरिजिन से चले, यहाँ से एक्स निकाल रहे, कोई बोल रहा है कि नहीं हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम और थोड़ा दूर जाते हैं, यहाँ x1 पे आए, तो यहाँ फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ होगी ई नॉट x1 आई कैप, यही दे रखा है ना ई का फॉर्मूला, लेकिन सारे आई कैप है, डायरेक्शन सबका सेम है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो इसी के लिए मैंने बोला था कि ये मत सोचना कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ होता है कि यूनिफॉर्म सभी जगह, ना 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 ना। क्या सरफेस पे यूनिफॉर्म है, हाँ, क्यों भाई, तो ये जो सरफेस है ये कैसा सरफेस है, वाई जेड प्लेन में है ना, ये ऐसा सरफेस है ना बच्चों। तो इसके अबाउट इस सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू तो सेम है ना सबकी, हर पॉइंट की देखोगे, यहाँ पे वाई और जेड में चेंजिंग आएगा ऐसे। यहाँ यहाँ अगर मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, ये एक्स यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पे इसका इस प्लेन में इस पॉइंट को, अगर इस पॉइंट को देखता हूँ तो होगा ए, कुछ अपना इसका वाई होगा, कुछ अपना एक्स होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे सॉरी जेड होगा, ठीक है यहाँ जेड होगा, ठीक है यहाँ पे होगा ना भाई, यहाँ पे अपना कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे देखो यहाँ एक्स तो यही आएगा, वाई अपना जेड अपना अलग अलग आएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे देखूं तो यहाँ पे क्या लिखाएंगे, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए वाई डैश जेड डैश अपना अलग होगा थोड़ा, किसमें सिर्फ वाई और जेड में ही तो वेरी कर रहा है, ए तो उसका सेम है ना, इस पॉइंट के लिए, इस प्लेन के लिए, इस देखो इस प्लेन के लिए अगर हम जा रहे हैं तो सबका एक्स तो सेम है ना, इसका वाई और जेड अलग अलग आ रहा है, लेकिन एक्स दूरी सबका सेम है। ठीक है, सबका एक्स सेम है, अब देखो जब सबका एक्स सेम हो गया तो इस पॉइंट पे फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, ई नॉट ए
आई कैप आएगा कि नहीं, ई नॉट ए आई कैप रहेगा कि नहीं, सब पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, क्योंकि फंक्शन ऑफ सिर्फ एक्स दिया हुआ है और इसके लिए सारे के लिए एक्स सेम है। इस प्लेन, ये प्लेन में इस सरफेस ये सरफेस जो है वो एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक प्लेनर है, सही बात है। इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा ई नॉट ए आई कैप। कैसे? क्योंकि ये जो आपके पास ई जो दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है और ये जो सरफेस है उस सरफेस के लिए एक्स का वैल्यू जो है वो सेम है हर पॉइंट पे, सिर्फ और वाई और जेड में चेंज आ रहा है। अरे नहीं समझ में आया तो देखो, ये रहा, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई प्लेन लिखते हैं सपोज करो, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ पे अगर इस पॉइंट को लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, मान लो इसका 1,2 लिखा है, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, एक्स आपका 1 है, एक्स आपका 1 है और जेड वाई आपका कितना है, 2 है। अब इसको मैं थोड़ा बना दूं ऐसे 3D वाले में, 3D का कॉन्सेप्ट दे दूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, ये बात सही है कि नहीं, जेड इसका 0 है। इस पॉइंट पे लिखूं तो ये देखो, आप बोलोगे कि सर थोड़ा ऊंचा चले गए, तो ये देख लो ये 1.1 पे ही है, लेकिन इसका 1 है, इसका 2 कितना है, आप मान लो सर 4 ले लिए, और लेकिन z इसका तो 0 ही है। क्यों? क्योंकि देखो z ये y और x प्लेन में लाई कर रहा है ना, तो इसका z तो 0 है ना, सबका आ रहा है। तो सेम चीज यहाँ देखो, इसका x तो इस प्लेन में थोड़ा परपेंडिकुलर टाइप में चला गया है, तो x का सब वैल्यू सेम है, सिर्फ y और z में चेंज आ रहा है, लेकिन हमको क्या मतलब, e तो फंक्शन ऑफ x है ना, तो यानी इस पॉइंट पे इस सरफेस के हर पॉइंट पे, ठीक है ना, इस सरफेस के हर पॉइंट पे क्या है आपका, ई सेम है। सही है कि नहीं? मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, लेकिन इस सरफेस पे, जिस सरफेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ई सबका सेम है और ये एक प्लेनर फिगर है। कैलकुलेट करो अब, चलो अब मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया। हार्ड लग रहा है क्या आप लोग को, बताओ, अगर लग रहा है तो बताओ बेटा। आपको मैं जब बता रहा हूँ वो थोड़ा इमेजिन करने में, मतलब देखो प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे तो आ जाएंगे क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा सा अभी क्या होता है ना कि चीजों को जब पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा सा हार्ड फील होगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड हो तो मुझे बोलना। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? बोलो हाँ या ना बोलो, अरे कोई कुछ नहीं होगा, उस चीजों का सोल्यूशन निकालेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो, किसी से कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसको सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग। बोलो, कुछ हार्ड वार्ड लग रहा है क्या? बोल, रिप्लाई नहीं करोगे बेटा, फिर तो कैसे मालूम चलेगा मुझे। अरे अनम्यूट तो करो अपने आप को, हाँ ना कुछ बोलो, तभी तो कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा हार्ड लग रहा है सर, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, ठीक है थोड़ा सा लगेगा यार, थोड़ा सा टाइम के साथ अभी चीजें डाइल्यूट हो जाएंगी, जब हम इसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में निकालने में चीजें धीरे धीरे सोल्यूशन सॉल्व होते जाएंगे, इजी होते जाएंगे, ठीक है, अभी थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, अब देखो मैं बोल रहा हूँ, ये जो एरिया लेंगे सर वो होगा, आपने क्या बोला, इसका साइड लेंथ दिया हुआ ए, ये क्यूब दिया हुआ है, इसका साइड लेंथ ए, तो ए स्क्वायर होगा, ठीक है सर, ए स्क्वायर होगा, आपने बोला था ए स्क्वायर होगा, साथ में फील्ड, यहाँ पे फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ई नॉट ए, ई नॉट ए जो आपका आया है वो क्या है, फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, ये प्लेनर है तो उसको सीधे क्या कर देते हैं, और ये देखो सारे पे वही वैल्यू है, डायरेक्शन भी सेम है आई कैप, और एक्स का वैल्यू ए आ गया है, तो ई नॉट ए आई कैप सब पे सेम है, तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे वही वाला, ई नॉट ए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, और
कॉस थीटा कितना बन रहा है, एरिया वेक्टर का इधर आउटवर्ड वाला हम लेते हैं और ये ई का, तो 180 डिग्री बन रहा है, देखो 180 डिग्री बन रहा है, तो कॉस 180 डिग्री, तो ई नॉट ए क्यू माइनस में आएगा। अब यहां पे देखते हैं इस सरफेस पे देखो, ये देखेगा, ये सरफेस की बात कर रहे हैं हम, ये सरफेस पे देखे, इसका देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, इस पे x का वैल्यू यहां से a चले और यहां तक a आए, फिर ये साइड लेंथ a है, तो यहाँ क्या हो गया 2a, तो ई नॉट यहाँ पे कितना होगा, ई नॉट आपका जो दे रखा है हो जाएगा ई नॉट 2a आई कैप। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या है आपकी, ये रही ऐसे, ई नॉट 2a आई कैप। और आपके पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे, एरिया वेक्टर कैसे होगा, आउटवर्ड वाला सर, आउटवर्ड वाला ये रहा सर, तो इसको ग्रीन कलर से, आउटवर्ड वाला ये रहा सर, और ये रहा इसका डायरेक्शन, ये देखो ई और ये वाला दोनों सेम बना रहा है, तो कॉस थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यानी कॉस थीटा 0 यानी 1, तो यहाँ पे डालो फॉर्मूला, इसका ई नॉट 2a इसका आया फील्ड टाइम्स इसका एरिया a स्क्वायर कॉस थीटा कितना है 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा बताओ, ई नॉट 2aq। ठीक है, अब नेट क्या पूछ रहा है, फ्लक्स थ्रू द पासिंग थ्रू द क्यू, ये देखो यहां तो इसी में बह जा रहा है ना, ये तो इसमें 0 रहेगा, ये वाला सरफेस क्या है, ये देखो फील्ड लाइंस हमारे पास इस डायरेक्शन में, अगर इस पॉइंट पे देखते हैं तो इस पॉइंट पे सारे का आई कैप है ना, और यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसा होगा, जेड के डायरेक्शन में है, जेड के डायरेक्शन में है कि नहीं, तो जेड के डायरेक्शन में क्या होगा के कैप, आई डॉट के या के डॉट आई क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है, तो ये वाला पे 0, ये देखो इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में है, तो क्या होगा जे कैप, और ये क्या है हमारे पास फील्ड क्या है, आई के डायरेक्शन में है, तो यहां पे भी क्या होगा 0, सेम चीज उसके पीछे वाले के साथ भी होगा, पीछे वाला का एरिया वेक्टर इधर होगा, किस डायरेक्शन है, माइनस जे डायरेक्शन में, तो माइनस के कैप, और फील्ड लाइंस किधर जा रही है, इस तरफ एक्स के डायरेक्शन में, डॉट आई, सारा 0 होते जा रहा है, सिर्फ ये और ये वाला सरफेस दे रहा है, तो क्यूब के थ्रू हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब आउटवर्ड, सिस्टम को छोड़ के निकल रहा है फ्लक्स, तो हो जाएगा 2aq माइनस ई नॉट ए क्यूब, तो होगा आपका आंसर ई नॉट ए क्यूब, इसका आंसर आएगा। देखते हैं इसको एक बार ट्राई करोगे तो समझ में आएगा, देखो एरिया वेक्टर सबका हमने निकाला है, देखो सारा एरिया वेक्टर है, यहाँ पे 90 डिग्री इधर बना रहा है, ये इसके साथ बना रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारे के साथ देखो, हमने A1 में बांटा, A2 में बांटा, A3 होगा, A4 है, A5 है और A6 है, 6 में बांटा, क्यों बांटा, 6 स्क्वायर है, स्क्वायर हमारा ये जो सरफेस होगा वो प्लेनर होते हैं, इसी के लिए हम एरिया वेक्टर को सीधे हम या तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन के अलॉन्ग लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये लिखा तो सबका देखो, फ्लक्स A1 के थ्रू, देखो सर आपने cos 180 डिग्री बताया था, ई नॉट ए क्यूब आया था, ठीक है सर। A2 के अबाउट देखो यार, फील्ड का वैल्यू क्या हो गया था, ई नॉट 2a हो गया था, क्यों, क्योंकि दिया हुआ हमें डेफिनेशन, ये एक प्रकार से वेरिएबल फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है। अगर मैं बोलूं ये E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, ये कैसा फील्ड है, ये कैसा फील्ड होगा, ये आपके पास कांस्टेंट फील्ड है कि नहीं, बताओ, अरे ये तो बताओ, हाँ ठीक है कांस्टेंट फील्ड होगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया ई नॉट समथिंग ई नॉट एक्स, चाहे तो कभी वाई भी जोड़ दे,
ई नॉट एक्स और किसी का भी फंक्शन हो, ठीक है, वो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा एक्स ई, मतलब डिपेंड करेगा। अगर ई अगर फंक्शन हम दे देते हैं ई एज अ फंक्शन ऑफ क्या एक्स वाई जेड, ठीक है। जैसे कैसे होता है ये देखो, हम लोग ये रिंग है, रिंग के अबाउट एक्सिस के अबाउट फील्ड कैसे निकालते हैं यहाँ पे, याद करो के क्यू आर, ये आर होता था दूरी, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, यही होता था। E ड्यू टू E एट एनी पॉइंट P ड्यू टू रिंग, और ये पॉइंट P कैसे होते थे, एक्सियल होते थे, एक्सिस पे लाई करना पड़ता था इस रिंग के। तो किसी पॉइंट पे, अब ये क्या का फंक्शन है, आर का तो फंक्शन है ना, इसको हम ये भी कह सकते हैं ना, ई इज अ फंक्शन ऑफ आर। रिंग आप एक बार डिसाइड कर दो, उसका कैपिटल आर डिसाइड हो जाएगा, के डिसाइड हो जाएगा, उसके ऊपर चार्ज डिसाइड हो जाएगा। आप किसको वेरी कर रहे हो, आर को, आर आगे पीछे जाके देख रहे हो, फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है हर पॉइंट पे। तो हम बोल देते हैं कि एक फॉर्मूला है, मतलब कहीं पे भी आप चले जाओगे, किसी पॉइंट पी पे चले गए, वहां पे जो आपको ई निकालना है तो इसके थ्रू निकाल सकते हो। तो यही तो बोल रहा है, ये फॉर्मूला दे दिया है कि अगर आपको फील्ड निकालना है, इंटेंसिटी कहीं पे निकालना है, तो आप देखो एक्स क्या है वैल्यू, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट है, यानी ये देखो इस प्लेन में चले गए, ये प्लेन क्या होगा, ये प्लेन ऐसा, ये रहा एक प्लेन, ये प्लेन हमने ले लिया, ये प्लेन ले लिया, तो हम ये बोलेंगे कि ये देखो कितना दूरी है ये बना रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, यही तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा आपका। और इस प्लेन में सारे में क्या होगा, इस प्लेन में हर पॉइंट पे ई की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन ये ओवरऑल पूरी जगह कांस्टेंट नहीं होगी। हमने बोला था कि सरफेस जो हम निकाल रहे हैं उससे हमें मतलब है, उस पॉइंट पे से मतलब है, बाकी सब जगह रहे या ना रहे हमें कोई बात नहीं है। अगर रहा तो अच्छी बात है, चेरी ऑन द केक, एंजॉय। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया था। ठीक है, चलो सिम समझ गए। अब बोला कि अब देखो, अब दूसरी बात, अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड तब कैसे निकालते, तब हमें फॉर्मूला फिर से वापस चला जाना पड़ेगा। अब फिर बताओ डी फाई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, आपने बोला था सर ई डॉट डी एस, यही सब, यही कुछ बताया था ऐसा, तो मैं बोलूंगा हाँ यही बताया था भाई, ये डेफिनेशन है। और ई ए कॉस थीटा कब आ जाता है, जब आपका ई कांस्टेंट होता है, किसमें, ई यूनिफॉर्म होता है। कैसा यूनिफॉर्म होता है, उस सरफेस, उस प्लेनर सरफेस के हर पॉइंट पे ई क्या होता है, सेम होता है, बाकी जगह नहीं हो कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसा कि पिछले केसेस में देखे थे। तब मैं बोल रहा हूं, यानी उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड का अर्थ आप समझ गए ना, ऐसा मत समझ लेना कि हर पॉइंट पे हो उस सरफेस पे। तो यूनिफॉर्म फील्ड होना चाहिए आपके पास, जो सरफेस होना चाहिए कैसा होना चाहिए, प्लेनर सरफेस होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में एंगल हम निकाल के ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है, अगर हमारे पास दो चीजें नहीं है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके सारा कुछ निकालेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे अगर मान लो कि अगर डी, यहाँ पे अगर हमें डी मतलब डी फाई मतलब डिफरेंशियल फ्लक्स अगर निकालना है, डिफरेंशियल एरिया से जो निकलेगा फ्लक्स वो क्या होगा, डिफरेंशियल फ्लक्स होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि लेंगे, तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ये फील्ड लाइंस ये वाला है, ये फील्ड लाइंस, ये देखो यहाँ पे जो ये फील्ड लाइंस है, तो इसके टेंजेंट ही होगा ना, इसके टेंजेंट होगा, तो ये फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी, तो ये आ गई। और यहाँ कैसा है, नॉर्मल अगर आपका जैसा भी बन रहा है उसके साथ एंगल देख, अगर आपका यहाँ नॉर्मल ऐसा बन रहा है तो ये देखो उसके साथ ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेट करके निकाल के लाएंगे, और ये सारा कुछ ऐसा रहेगा, और हर पॉइंट पे ऐसा ऐसा वैरी होगा, थीटा भी वैरी होगा, याद रखना, थीटा भी वैरी होगा, वहां थीटा कांस्टेंट बना नहीं रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो इस पॉइंट पे ये देखो, ये फील्ड अगर लाइन से गुजार रहे हैं सर, फील्ड लाइन से ऐसा गुजार रहे हैं सब पे, मान लो अभी के टाइम के लिए यूनिफॉर्म है, लेकिन क्या ये एंगल सेम रह रहा है क्या, यहाँ पे भी ऐसे ही गया, क्या एंगल सेम रह रहा है क्या, यहाँ पे नॉर्मल ऐसा बनेगा, 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 सब पे अलग अलग नॉर्मल बन रहा है, तो फील्ड लाइन से थीटा भी चेंज हो रहा है ना।
ठीक है, तो वहां पे हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। अब चलो सॉलिड स्फीयर में चलते हैं। ठीक है, अब बताओ सॉलिड स्फीयर में अगर आपको निकालना है, स्फीयर में, ठीक है, अगर हम आपके पास चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है अंदर, फ्री लाइंस के बारे में हमने बात किया था। फ्री लाइंस कौन प्रोड्यूस करता है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज से ही तो प्रोड्यूस होता है। तो चलो सोर्स चार्ज के पास चल जाते हैं, कहते हैं कि भैया तुम अपना फील्ड प्रोड्यूस करो, तुम्हें फील्ड ही प्रोड्यूस करना है, करो। तो बोलता है ठीक है मैं करता हूँ। ये रहा पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस का डायग्राम कैसा होता था? रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होता है कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। ये फील्ड लाइंस इसके होंगे कि नहीं? ऐसा होंगे ना। जब रेडियली आउटवर्ड हुआ, अब देखो इस पॉइंट पे ये सरफेस जो लेंगे छोटा सा, इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। फील्ड लाइंस इधर जा रही है तो इसके इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या होगी? समथिंग आर कैप के अलॉन्ग ही होता था, रेडियली आउटवर्ड। यानी यहाँ पे एंगल 0 बना रही है सब जगह। और स्फीयर है तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड सिर्फ सेम है भैया, 1/4πε0। ठीक है, क्या होगा ये? अच्छा ये ना क्यू, KQ/R²। सबका आर सेम है, सब पे आर सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। बाकी आर कैप, आर कैप हर जगह चेंज हो रहा है। कैसे बोल रहे हो आर कैप चेंज हो रहा है? तो सर देखो, आप तो वेक्टर के फॉर्म में देखोगे ना, ये देखो ये इधर जा रहा है, तो ये देखो ये वेक्टर अगर मैं यहाँ से उठा के अगर ट्रांसलेट करता हूँ, यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ इसके पैरेलल बना दिया, और ये देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा होगा। ये इस पॉइंट पे एरिया के अबाउट नॉर्मल ऐसा होगा। ये देखो सब अलग अलग है ना, यहाँ पे देखो इसी के पैरेलल में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तीनों अलग अलग है ना, नॉर्मल सबके अलग अलग है ना इस पॉइंट पे। तो एंड सबके अलग अलग है, लेकिन एक चीज बेनिफिट है, ई के साथ ये कॉन्साइड हो जा रहा है, यानी सबके साथ कॉस थीटा तो 0 आ रहा है। ये एक बेनिफिट है। मैग्नीट्यूड सेम है सर, तो एक बेनिफिट हो गया सर कि मैग्नीट्यूड, आप ई को भी क्या लिख दो ना, ई जो फील्ड है ना वो आप ऐसे लिख दो, ये इसका मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन बताएगा। अगर देखो सर ई तो कांस्टेंट बन जाएगा सर, KQ/R²। ठीक है, और ये वाला आ गया, इसी के बीच में तब होगा ना डॉट प्रोडक्ट। अब देखो डीएस प्रोडक्ट, सर ये प्लेनर तो है नहीं, प्लेनर नहीं है तो इसको क्या करेंगे, ई तो बाहर निकाल लेते हैं सर। फ्लक्स अगर आपके पास निकालना है तो ई तो कांस्टेंट बना हुआ मैग्नीट्यूड में, ई कैप जो है वो रह गया और डीएस है। अब डीएस है सर, आपने बोला था कि प्लेनर है नहीं, तो यानी इसका एन कैप सबका अलग अलग होगा, तो इसको हम ऐसे लिख नहीं सकते, इसको सॉरी सर ऐसे लिख नहीं सकते, एस टाइप एन कैप। अरे सॉरी, यहाँ पे इसके लिए नहीं लिख सकते, एस इज इक्वल टू, ऐसे नहीं लिख सकते, डीएस के लिए लिख सकते हैं ना। इसका मैग्नीट, ये देखो ये वाला जो है मैग्नीट्यूड बता रहा है, यहाँ पे क्या है एन कैप, मतलब क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एन कैप जो है ना डायरेक्शन है हर पॉइंट पे। ये देखो सबका डिफरेंट है, प्लेनर में क्या हो जाता है, प्लेनर में सब पॉइंट के अबाउट एक ही जगह आ रहा है, यही आ रहा है, तो वो कॉमन हो जाता है। तो अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सारा एरिया, ये पूरा टोटल एरिया और एक ही सारा का सेम है, तो उसी को हम बोल देते हैं एन कैप। लेकिन ये प्लेनर तो है नहीं, लेकिन इसमें क्या है, इसके साथ इस जो सबके साथ है उसके साथ तो कॉस थीटा 0 है सबका। इस बेसिस पे क्या हो जाएगा, ई यहाँ पे डॉट ले लेंगे तो कॉस थीटा 0 आ जाए, यूनिट कैप रह जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, डीएस का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, इन दोनों के बीच में कॉस थीटा सबका 0 आ रहा है, तो आ गया आपके पास ई कॉस थीटा। और यहां जो बच गया ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, तो ये डीएस का क्या हो जाएगा, डीएस आपका पूरा सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लक के कारण आया है, जबकि नॉन प्लेनर होते हुए भी किस कारण से आया, पॉइंट चार्ज के कारण आया है। अभी हमने जो देखा है पॉइंट चार्ज के कारण आया ये फॉर्मूला, जो कि प्लेनर में सिर्फ आ रहा था।
ठीक है, देखते हैं आगे। ये देखो यहाँ पे डीए एरिया है, इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो रेडियली आउटवर्ड, दोनों देखो, दोनों 0 डिग्री बना रहा है एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब दोनों को 0 डिग्री बना रहा है तो देखो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, ई डी मतलब सारे एरिया किया है, यहाँ देखो कॉस थीटा 0 तो 1 ये आ जाएगा। और इसके बाद इंटीग्रेट करके जो ला रहे हैं, यहाँ पे हमने जो लाया था वो क्या आ रहा था, कॉस थीटा तो आपके पास 1 आ गया था, तो ई का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बाहर आएगा, और डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल एरिया, जो कि 4 पाई r² होता है। तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, ई क्या है हमारे पास 1 पाई, अगर KQ/r² है ना, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई r²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आ रहा है Q/ε0। ये अभी हमारे पास किसके लिए आया है, स्फीयर बनाया है, और ये पॉइंट चार्ज के कारण आया है। क्या ये चीज, अगर मैं बोलूं आपके लिए, अभी के लिए रिजल्ट मैं बोल रहा हूं, अभी के लिए आपको ये रिजल्ट बोल रहा हूं, टाइम क्या हो गया, टाइम ज्यादा हो गया क्या, अच्छा 33 हो गया। अच्छा ये मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सबके लिए अभी यहाँ तक लगता है कि सबको अभी थोड़ा हार्ड है अभी चैप्टर, तो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। आपको एक बार आ जाएगा ना चीजें, मैं करवा दूंगा आपको, कोई डोंट वरी अबाउट इट, मैं करवा दूंगा ये चीजें। अभी लगेगी, 1-2 बार क्लासेस हार्ड लगती है, ठीक है। अगर मैं ये चीज आपको बोलूं, ये चीज आपको बोलूं कि ये वाला जो ये आ रहा है फ्लक्स का जो फॉर्मूला यहाँ पे, वो बहुत ही यूनिवर्सल रिजल्ट, बहुत ही यूनिवर्सल रिजल्ट है। ये कोई भी सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए ट्रू होगा, और कितने भी पॉजिटिव चार्ज अंदर है उसके लिए भी ट्रू होगा। ये मैं आपको बस यहाँ क्या कह रहा हूं, ये चीज मानना है आपको, क्योंकि ऐसे प्रूफ तो इसका भी है कि ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक केस में देखा है। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये हर केस में होगा। कैसा होगा देखते हैं आगे। अगर अभी आज तो ये वाला चीज छोड़ देते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ गॉस लॉ के ऊपर, ठीक है। अभी हमने जो देखा है वो फ्लक्स के ऊपर देखा है, ठीक है। फ्लक्स एक बहुत ही मैं बताऊं तो फ्लक्स बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है। फील्ड लाइंस, फ्लक्स जनरली फील नहीं होते चीजें, फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें एक्सप्लेन की जाती है ना, जो आपको देख के ऐसे लगता है कि, कभी आप ऐसे सोचना, फैराडे साहब ने बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो आपको इंड्यूस ईएमएफ देता है, क्या हो क्या रहा है उससे, आखिर उससे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कैसे इंड्यूस ईएमएफ बन रहे हैं। बहुत ऐसे आंसर फंडामेंटल क्वेश्चंस के ये देता है कि आखिर क्या होता है कि फील्ड लाइंस अगर उस सरफेस से वैरी करने लगे, फ्लो करने में, तभी तो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नॉट फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो कैसे वो ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। और ये मैं अग्री करता हूँ कि अभी आपके लिए हार्ड लगेगा थोड़ा सा, लेकिन वही मैं जब मैग्नेटिक फील्ड में जाऊंगा, ये चीजें जाऊंगा, तो आपको शायद से आसान पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा हार्ड है क्या आप लोग के लिए, है बेटा बताओ तो सही। सब अपने आप को सब अनम्यूट करो, सारे लोग अनम्यूट करो अपने आप को, क्या दिक्कत है इतने, क्या मतलब कोई बात क्या है, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, डांट रहा हूँ क्या। अभिषेक बेटा आप अपने आप को अनम्यूट करो, कोई दिक्कत आ रही है बेटा बताना। सर थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ मैं मान रहा हूँ बेटा, अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, जब क्वेश्चंस पे हम लोग आएंगे ना तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। ईशा यस बेटा, सर। रिया बेटा, सब आप समझ में आ रहा है, तान्या, वंशिका, Yes, sir. शिवानी, श्वेता बेटा, सबको समझ में आएगा धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। मैं अब आपको बोलूंगा ना फ्लक्स का, आपको फ्लक्स मोर इमेजिनेशंस के बेस्ड, आप किसी भी सरफेस को देखोगे ऐसे, आपको लगेगा हर पॉइंट के अबाउट नॉर्मल ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, फील्ड लाइंस कैसे उसमें फ्लो कर रही है, यानी उस सॉलिड सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स फ्लो कर रहा है।
अगर मैंने यहाँ पे एक चीज बताया था, यहाँ पे एक देखो जादू, एक समझने की कोशिश करो। जैसे वहां पे मैंने सॉलिड में जो बताया था, जो सॉलिड में आपको बताया था, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे हमारे पास देखा था कि सॉलिड में भी ऐसा नहीं है कि फ्लक्स जीरो ही हमेशा होते हैं, वो यूनिफॉर्म फील्ड में हो रहे थे। ठीक है, वो यूनिफॉर्म फील्ड में हो रहे थे, लेकिन ऐसा भी होता है कि उसके कारण फील्ड फ्लक्स उसके थ्रू जब बहता है। अब इसको हम देखेंगे ना फंडामेंटली कैसे बहता है, उसमें क्या ऐसा हो गया, फील्ड वेरी कर रहा था, क्या वही हम समझ सकते हैं क्या, कि ऐसा कह सकते हैं कि वो जो सरफेस है जो सॉलिड मतलब याद रखना, वो जो सरफेस जो इसके बारे में बात करें वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए कि नॉन प्लेनर। मैं बोलूंगा नॉन प्लेनर हो या प्लेनर हो, वो बहुत ही फंडामेंटल है। ये फॉर्मूला तो सब पे लगेगा, ये प्लेनर हो या नॉन प्लेनर हो सब पे लगेगा ये वाला चीज। हम प्लेनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला आता है ना, ये सिर्फ बनता है प्लेनर के लिए। और अभी देखा स्फीयर में भी ये हो जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गैंट सिर्फ प्लेनर के लिए ही होगा, नॉन प्लेनर के लिए कुछ सिचुएशन में होता है। जैसे यहाँ पे देखा, सेंटर पे एक चार्ज रख दिया, इसके कारण, इस चार्ज के कारण अपना फील्ड बना। इस सरफेस, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इस सरफेस पे हमने पूछा कि इस सरफेस से, किस सरफेस से, ये स्फीयर से कितना फ्लक्स जा रहा है। तो आप बोलोगे ठीक है इसके लिए फील्ड बताओ, उन्होंने बोला फील्ड नहीं बताऊंगा डायरेक्टली, मैं आपको चार्ज रख देता हूँ। चार्ज तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, वही या तो फील्ड प्रोड्यूस करता है या टर्मिनेट करवाता है अपने अंदर। तो यानी मैं चार्ज ही देता हूँ, मैं सोर्स चार्ज बता दे रहा हूँ, जिसका स्रोत ही वही है फील्ड लाइंस का, मैं चार्ज रख दिया अंदर। कहाँ पे रखा, सेंटर पे। वहां पे देखा कि ये रेशियो आ रहा है, सॉरी ये फ्लक्स का वैल्यू आ रहा है। तो इस चीज को आगे हम एक और फंडामेंटली चीजों में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी आर्बिट्री शेप का हो, ये स्फीयर होने की जरूरत नहीं है, सेंटर पे हो या ना हो जरूरी नहीं है, वहां पे इस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना फ्लो करता है वो जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। हमने जो पहला स्टार्ट किया था वो कोई भी सरफेस से स्टार्ट किया था, सॉरी हाँ, जो पहला स्टार्ट किया था हमने वो स्टार्ट किया था, पहले क्या assume किया था, पहले किसके लिए किया था क्वेश्चंस, ओपन, मतलब ओपन सरफेस के लिए। ओपन सरफेस किसका है, मतलब सर आपने बोला था कि ये एक ऐसा सरफेस दे दिया बस एग्जांपल, अब ये कोई सॉलिड का पार्ट नहीं है, किसी सॉलिड का पार्ट नहीं है, तो इसमें सर दो कारण हो सकते हैं, एक एन वेक्टर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर यही मैं बोल दूं क्लोज्ड है, ये कोई मतलब क्लोज मतलब ये वाला देख लो, ये वाला स्फीयर के, तो या इसके सरफेस पे मैं गया, ये सरफेस पे गया, तो यहाँ देखो, यहाँ से मैं बोलूंगा कि यहाँ से स्टार्ट करो सरफेस पे, सरफेस पे सराउंडिंग की तरफ चले जाओ, तो ये जो डायरेक्शन देता है वो एन कैप, और इसको कहते हैं आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल, और इसी को क्या करेंगे, फ्लक्स निकालने के काम में लाएंगे। यानी जब क्लोज सरफेस होगा तो उसका एन वेक्टर पूरे तरह से हम जान सकते हैं, लेकिन ओपन है तो ये आपको एन कैप बताना पड़ेगा पहले। क्लोज सरफेस में क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड हमेशा हम एन कैप उसी को मानेंगे, ये इनवर्ड वाला नहीं मानेंगे। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे लिया है, तो देखो यहाँ आउटवर्ड भी होगा, एक इनवर्ड वाला भी होगा, दोनों होंगे इस पॉइंट पे, इस देखो इस सरफेस पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सॉलिड भी दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो हमें मालूम है कि कैसा वाला लेना है, कि सर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ वाला जाना है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ सीधे घुस गए, वो वाले डायरेक्शन को हम लेंगे, एन कैप मानेंगे। तो उसके बाद पहले हमने माना था कि, पहले मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, हमने माना था कि वो हमारे पास जो होगा ओपन सरफेस होगा। फिर हमने एक कंडीशन दे दिए थे, दो कंडीशन दिए थे, उस प्लेन में हर पॉइंट के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है, कंडीशन वन। दूसरा, वो जो सरफेस है वो कैसा सरफेस है, प्लेनर सरफेस है। प्लेनर सरफेस कौन कौन से हुए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, जो एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, या कोई भी आर्बिट्री शेप, उस पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन कैसा होंगे, प्लेनर होंगे। अगर प्लेनर हैं और उस सरफेस के पॉइंट, हर पॉइंट के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है, तब जाके हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया था इसके ऊपर से, यहां से। ठीक है, Yes, sir.
और उसके बाद तब जाके हमने बोला, उसके बाद Yes, दूसरी दूसरी बार फिर क्या कहा कि चलो अब ये जो सरफेस है हमने ई cos थीटा निकाला है, अभी के टाइम में पहला हमने पढ़ा था ओपन सरफेस टाइप का, यानी कोई भी ऐसा सरफेस है उसका एन डिफाइन कर देगा, ठीक है, वो एन बताना पड़ेगा उसको कि सरफेस का नॉर्मल कैसे ले रहे, ठीक है। लेकिन क्लोज उसके बाद दूसरे में तुरंत मूव करके थे, बोला क्लोज में चले जाते हैं। क्लोज मतलब कोई सॉलिड लिया, कोई सॉलिड लेते हैं, उसका जो सरफेस होता है, उसका जो सरफेस होता है वो क्या करता है, अंदर के मटेरियल से सराउंडिंग को सेपरेट आउट तो कर रहा है वो सरफेस, तो वो सरफेस में जो एन कैप होगा वो डिसाइडेड होता है, वो क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड वाला को लेंगे, इनवर्ड वाले को नहीं लेंगे। वो भी होता तो नॉर्मल है उस पॉइंट पे, लेकिन हम क्या करेंगे एन कैप में वहां पे बोलते हैं आउटवर्ड वाला को। लेकिन ये कब पता चलेगा, जब वो सरफेस क्लोज्ड होगा, ओपन होगा तो नहीं मालूम। क्यों भैया, देखो आपको बोला कि ये अब स्फीयर का मान लो आप पोर्शन ऐसा ड्रॉ करते हो, ये स्फीयर का, तो आप बताओगे ना भैया कि आप इस टाइप का अगर सॉलिड लोगे, अगर ऐसा सॉलिड ले लिया, मान लो ऐसा सॉलिड ले लिया, ऐसा सॉलिड ले लिया आपने, अरे यार सॉलिड इसमें दिख नहीं रहा है, एक मिनट, अगर आपने मान लो कि अगर सपोज करो ये आपके पास ये कटोरा है, कटोरा ऐसा, ठीक है, ऐसा कटोरा है, तो अगर आप बताओगे नहीं कि सॉलिड इसमें इसका सरफेस, ये जो सरफेस है, ये सरफेस आपने जो ये ले रखा है, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस यहाँ पे वाला, ये जो बोल है उसका जो सरफेस है वो किसका है पार्ट, अगर ऐसा सॉलिड हो जाएगा तो सॉलिड पोर्शन का पार्ट हो जाएगा, तो ऐसा अगर सॉलिड पोर्शन यानी इधर भरा हुआ मटेरियल, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपके अब ये सॉलिड बन गया ऑब्जेक्ट, अब ये देखो इसका एंड कैप यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसा बन रहा है। लेकिन अगर आपने बोला कि ये सॉलिड पोर्शन, ये वाला जो स्फेरिकल पोर्शन है वो एक्चुअली है क्या सर, आपने बोला ये रहा एक बड़े से स्फीयर का पार्ट है, तो अब यहाँ पे इसी पॉइंट पे नापते हैं, इसी पॉइंट पे जहां पे यहाँ देखे थे यहाँ पे, अब इसका कैसा बन जा रहा है, इधर बन जा रहा है, बन रहा है कि नहीं। तो अगर ओपन रहता है तो हमें नहीं कुछ पता है, लेकिन हमारा जो मेन अब इंटरेक्शन होगा वो क्लोज के साथ होता है। ओपन एक बार दो बार देखेंगे जब हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, तो उसके बाद सीधे आगे क्लोज पे, और क्लोज पे क्या बोल दिया कि हमें एन कैप मालूम होता है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि सरफेस अब नॉन प्लेनर हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सरफेस ऑफकोर्स नॉन प्लेनर होंगे ही होंगे, वो 3D में एग्जिस्ट करेंगे। कोई सॉलिड हमेशा 3D में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कभी 1D का ऑब्जेक्ट देखा है क्या, 2D का ऑब्जेक्ट देखा है क्या, हम अज्यूम करते हैं उसको 1D की तरह। वायर कोई भी होता है कितना भी थिक होगा ना कुछ भैया, वो तो एग्जिस्ट करेगा इस स्पेस में ना, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, अजम्पशन हमारा है, मेरी दिक्कत है, फिजिक्स की दिक्कत नहीं है, वो तो ऑब्जेक्ट तो 3D में ही एग्जिस्ट करेगी, तो कोई भी सरफेस होगा वो 3D में एग्जिस्ट करेगा। तो हम जब क्लोज में जा रहे हैं तो अब हमारे पास एक चीज खत्म हो जा रही है, नॉन प्लेनर अब नहीं सरफेस रहेगा, नॉन प्लेनर सरफेस खत्म होकर हमारे पास कैसा आ गया, 3D वाला सरफेस आ जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और फिर हम निकालते हैं। कभी कभी केसेस में ऐसा बनते हुए हमें दिखा है ई ए कॉस थीटा, कहाँ पे देखा है, जहां पे सॉलिड स्फीयर एक स्फेरिकल सरफेस लिया हमने और उसके सेंटर पे क्या रख दिया, चार्ज रख दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये आया फ्लक्स का। क्या ये मैं ये बोलूं कि ये जो सरफेस है ये क्लोज सरफेस और अंदर में चार्ज कुछ रखा हो, कैसे भी रखा हो, क्या इसका फ्लक्स हमेशा यही होगा, तो मैं बोलूंगा हाँ, और इसको डिटेल वर्जन्स में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी को गॉस लॉ कहेंगे। इसका प्रूफ में मैं नहीं जाऊंगा, प्रूफ में टाइम नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि वो और हेक्टिक हो जाएगा, आपको सॉलिड एंगल बना के सब कुछ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करोगे, जेई वाला जो आपके पेपर है, फ्लक्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है आप स्टार्ट करो लगाना, आपको दिखेगा कि अच्छा ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये रहा इसका सरफेस ऐसा बना हुआ है, अच्छा फील्ड लाइंस, अगर अच्छा इसके अंदर चार्ज ऐसे रखा हुआ तो चार्ज कैसा होगा, फील्ड कैसे फ्लो करा होगा, ऐसे 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 सारे सरफेस के अलॉन्ग, तो यानी हर का सरफेस का ऐसा अगर एंगल बना रहा होगा, ये रहा फील्ड लाइंस यहाँ ऐसे, फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे ये रहा इसका नॉर्मल, ये थीटा, तो एक प्रकार से थोड़ा थोड़ा फ्लक्स सब में जुड़ रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है, यानी इस सरफेस को छोड़ के निकल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है ऐसे जा रहा है, ये देखो इसका प्लेन ऐसा बन रहा है, नॉर्मल ऐसा बन रहा है, फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी इधर है, तो एक्यूट एंगल यानी फ्लक्स इस तरफ बाहर निकल रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि
सरफेस से फ्लक्स बाहर की ओर ऐसे निकलते हुए दिख रहा है। ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आएगा, ट्राई करना, मैं आपको बता रहा हूं धीरे धीरे आसान होते जाएगी। ठीक है, घबराना मत, हम अगले Yes, दिन sir. गॉस लॉ पढ़ेंगे। आज फ्लक्स वाला क्वेश्चन आप लगाना, सारे फ्लक्स वाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, और कोई दिक्कत हो, किसी को भी दिक्कत हो, किसी को भी, व्हाट्सएप नंबर है ना मेरा सबके पास, कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। हाँ, सोया हुआ रहूंगा तो मैं कहाँ से जवाब देता हूँ, उस समय थोड़ा दिक्कत होता है भाई, इंसान हूँ, सो जाता हूँ कभी कभी, है कि नहीं। बाकी इसके बाद हम लोग कल गॉस लॉ डिस्कस करेंगे। अब चीजें स्मूथ चलेंगी, बहुत स्मूथ चलेंगी। फ्लक्स आपको थोड़ा इरिटेट कर दिया था, बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बेटा, फिजिक्स की बहुत फंडामेंटल चीजों में जाके आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये रहता है, क्वेश्चंस करोगे फैमिलियर हो जाओगे, नॉर्मल बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन लगाओ, फ्लक्स वाला सारा कोई लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालोगे, फ्लक्स कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज करोगे, लगा दोगे। ठीक है, चलो इसके साथ एंड करें क्लास, कर दे एंड, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के लगाएंगे क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, आराम से, ये अगर समझ गए ना, मैं आपको इमोशनल ईएमएफ ऐसे चुटकी में आप खेलोगे। ठीक है, और आगे फ्लक्स आते रहेगा, आते रहेंगे, थोड़े थोड़े कभी कभी वापस आते रहेंगे। ठीक है, वहां पे नाम चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स नाम हो जाएगा। तब आपको माइंड में ऐसे आएगा, अरे सर ने फ्लक्स का फॉर्मूला बताया था, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, अच्छा यहाँ ई के जगह बी रख दे, अच्छा तब वो मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। अच्छा अच्छा, उस सरफेस के अबाउट, अच्छा छोटा डिफरेंशियल सरफेस है, उसका कोई ना कोई नॉर्मल तो होगा ही यार, एरिया वेक्टर है क्वांटिटी, अच्छा वहां जो फील्ड इंटेंसिटी आ रही है किसके कारण, यहाँ बी वाला देखना पड़ेगा, अच्छा उनके कारण जो एक प्रकार से वहां पे क्या होगा, बी डॉट डी एस, अच्छा डॉट प्रोडक्ट है उस डिफरेंशियल डीएस का है, अच्छा अच्छा, और वो डिफरेंशियल डीएस है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर है यार, तो उसको मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन लिख सकते हैं, तो वो उसका एक छोटा सा एरिया का हो जाएगा डीएस एरिया, और एन कैप लिख देंगे। अच्छा सॉलिड, ये क्लोज सरफेस है, अच्छा तो इसका तो एन कैप तो डिसाइडेड है, रेडियली आउटवर्ड वाला लेना है, ये पक्का बात मालूम है। ओके ओके ओके, देखो, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, और वही तो डी फाई आ रहा है, उससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है उस छोटे से एरिया से, यही मालूम चल जाएगी, ये स्टोरी ऐसे आ जाएगी आपके माइंड में। अब उसके बाद क्या होगा, अच्छा ई ए कॉस थीटा, अरे सर ने बताया था फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए, एरिया आपके पास जो सरफेस हो वो प्लेनर होना चाहिए, अच्छा ऐसा दिख तो रहा है, ये चीजें हो तो गई है, ये फॉर्मूला सीधे लगा देंगे ई ए कॉस थीटा। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. चलो तो उसके बाद प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो बाय। Bye, Bye, sir. sir. चलो बाय। Bye, sir.